विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड को पढ़ने जा रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की विदेश नीतियाँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साम्यवादी चीन। ये दुनिया की वो महाशक्ति है जो दुनिया में आक्रामक राजनीति के द्वारा, अपनी सैनिक शक्ति के द्वारा, आर्थिक दबाव के द्वारा दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। और साम्यवादी चीन की विदेश नीति को जब हम पढ़ेंगे तो हम, जैसे हमने हर देश की विदेश नीति को पढ़ा है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विदेश नीति के उद्देश्य। चाइना की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है। दूसरा पढ़ेंगे आधारभूत निर्माणक तत्व, और ऐसी क्या बात है कि चीन की विदेश नीति के कुछ तत्व जो हैं वो उग्र विदेश नीति को इंचित करते हैं। अब इसके बाद में जब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे चीनी विदेश नीति की विशेषताएं, और ये विशेषताएं जो है वो बताएंगी कि चीन की विदेश नीति जो है वो किस प्रकार से दुनिया में आतंक, आर्थिक दबाव के द्वारा, सैनिक दबाव के द्वारा डालकर अपनी बात को सिद्ध करना चाहती हैं। वर्तमान में जैसे आप देख रहे हैं, चीन जो है एक साथ कई मोर्चों पर अपनी आक्रामक नीति अपनाया हुआ है, चाहे वह ताइवान का मुद्दा हो या लद्दाख पे भारत को घेरने की नीति हो। तो चीन जो है उसकी विदेश नीतियों को हम जो पढ़ेंगे, परीक्षा के लिए भी अच्छी है और आप लोगों को भी समझ में आएगा। धन्यवाद। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी, द सिक मैन ऑफ एशिया कहा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों ने उसका खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया और वे उसे पूरब का तरबूज कहते थे, चाइनीज़ मेलन। किंतु साम्यवादी क्रांति 1949 के बाद विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ। आज न्यूक्लियर भौतिकी के क्षेत्र में चीन पश्चिमी देशों के साथ बराबरी पर है। चीन की अर्थव्यवस्था 13% की दर से छलांग लगा रही है, जो विश्व के अन्य देशों के लिए अचंभे की बात है। एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास 450 परमाणु हथियार हैं। इतनी बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति से कोई भी पड़ोसी देश बैर मोल लेना नहीं चाहता। चीन की बढ़ती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य में जॉन हे ने वर्षों पूर्व कहा था, विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के संबंध में चेतावनी देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वे उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। वर्तमान समय में चीन की कूटनीति रूस और अमेरिका को ही नहीं अपितु विश्व के अन्य दूर और पड़ोसी सभी देशों को परेशान किए हुए है। अब हम चीन की विदेश नीति के उद्देश्यों को पढ़ते हैं। तो 1949 के साम्यवादी क्रांति के बाद में चीन की विदेश नीति में जो उद्देश्य आया वो दो बात आती हैं। एक आता है राष्ट्रहित या स्वार्थ, और दूसरा है विश्वव्यापी क्रांति का दूरवर्ती लक्ष्य। तो पीकिंग का राष्ट्रहित अपने देश के सभी पुराने प्रदेशों को साम्यवादी शासन के अंतर्गत लाना है। दूसरा मौलिक राष्ट्रीय सुरक्षा का है। इस दृष्टि से साम्यवादी चीन एशिया से सभी पश्चिमी शक्तियों को निकालना चाहता है और जापान या भारत जैसे किसी अन्य एशियाई राष्ट्र को सुदृढ़ सैनिक शक्ति नहीं बनने देना चाहता। उत्तर कोरिया तथा वियतनाम को अपने देश की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक समझता है और वह किसी शक्ति का अड्डा नहीं बनने देना चाहता। अब संक्षेप में हम देखें तो चीन की साम्यवादी सरकार ने अपनी विदेश नीति के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो ये हैं। नंबर 1, चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना। दूसरा, चीन को एक महाशक्ति, तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना। तीसरा, एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। चौथा, एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना और साम्राज्यवादी शक्तियों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष में साम्यवादी देशों का सहयोग करना। नेक्स्ट, प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, परिवार और संपत्ति की रक्षा करना। नेक्स्ट, चीनी सीमाओं का विस्तार करना। सातवां, सोवियत संघ अथवा रूस के प्रभाव क्षेत्र को काटना। आठवां, चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। अब चीन की विदेश नीति के आधारभूत निर्माणक तत्व। तो चीन की विदेश नीति कई तत्वों से प्रभावित है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है उसकी भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक परंपराएं, राजनीतिक विचारधारा, आंतरिक राजनीतिक उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं परिस्थितियों के दबाव। साम्यवादी चीन की विदेश नीति पर माओ की विचारधारा का विशेष प्रभाव है। अब चीनी विदेश नीति का पहला प्रेरणा स्रोत उनके नेताओं का ये अगाध विश्वास है कि चीन विश्व की महाशक्ति है
और उसे महाशक्ति की भूमिका अदा करनी है, प्लेइंग द रोल ऑफ ए बिग पावर। चाउ इन लाई ने दावा किया था, किसी भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्या, विशेषतः एशिया से संबंध रखने वाली समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक चीनी गणराज्य इसमें भाग न ले। तो ये एक बात है कि चीन अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है। दूसरा प्रेरक तत्व है उग्र राष्ट्रीयता का तत्व। चीनी शासक चंगेज खां और कुबलाई खां की विस्तारवादी नीति के पोषक थे। उनका अपनी राष्ट्रीय सीमा का कोई स्पष्ट मानचित्र नहीं है। स्वराष्ट्र की श्रेष्ठता, परराष्ट्र विरोधी परंपरागत भावना और वृहद चीनी साम्राज्य की महत्वाकांक्षा उसे उग्र राष्ट्रवादी बना देती है। जहाँ जहाँ चीन की इतिहास में सीमाएं बताई जाती हैं, चीन उन्हें अपना मानता है। जैसे माओ ने जब तिब्बत पे कब्जा किया तो ये कहा कि तिब्बत तो हाथ की हथेली है और उसकी 5 जो उंगलियां हैं उसमें अरुणाचल, नेपाल, भूटान, सिक्किम और लद्दाख है। तीसरी बात आती है राष्ट्रीय हित। यद्यपि चीन साम्राज्यवाद में विश्वास करता है, परंतु उसकी नीति का वास्तविक निर्धारण सैद्धांतिक धारणाओं के आधार पर नहीं वरन राष्ट्रीय हित के आधार पर होता है। अमेरिका से शत्रुता उसकी विदेश नीति की सबसे अधिक स्थायी विशेषता रही है, परंतु इस विरोध का वास्तविक कारण सैद्धांतिक नहीं वरन दोनों देशों के राष्ट्रीय हित एशिया, खासतौर से दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए टकराते हैं। चौथा प्रेरक तत्व परंपरागत प्रवृत्तियों तथा आधुनिक राष्ट्रवाद का है। चीनी सभ्यता और इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। पिछले 2000 वर्षों में चीन ने शक्तिशाली होने पर सुदूर पूर्व मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित किए थे। प्राचीन चीनी अपने देश को सभ्यता का केंद्र समझते थे और इसलिए उसे सभ्य जगत का मध्य बिंदु मानते थे। 19वीं शती में यूरोप की महाशक्तियों ने उसे परास्त कर उनसे जबरदस्ती अनेक अपमानजनक संधियां स्वीकार करा के उनकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। राष्ट्रीयता के रूप में चीन में इसकी प्रबल प्रतिक्रिया हुई और साम्यवादी शासन इस राष्ट्रीय अपमान या प्रतिशोध लेने के लिए चीन को विश्व की महान शक्ति बनाकर पश्चिमी शक्तियों तथा जापान के प्रभुत्व और वर्चस्व का समूलोन्मूलन करना चाहता है। माओ ने 1949 में कहा था, हमारा राष्ट्र अब कभी अपमानित राष्ट्र नहीं होगा, हम उठ खड़े हुए हैं। अब विदेश नीति का 5वां प्रेरक तत्व आता है साम्यवादी विचारधारा। चीनी नेताओं का ये दृढ़ विश्वास है कि इस समय साम्यवाद और पूंजीवाद में विश्वव्यापी क्रांतिकारी संघर्ष चल रहा है और अंतिम विजय साम्यवाद की होगी। इसे शीघ्र लाने के लिए उनका ये पवित्र कर्तव्य है कि वे साम्यवाद और लेनिनवाद के सिद्धांतों का प्रसार करें, विश्व क्रांति को सफल बनाने का प्रयत्न करें और साम्यवादी शासन के राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करें। चीन के साम्यवाद में कई विचारधाराओं का संगम हुआ है, जिसमें मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और माओ की विचारधाराएं। चीनियों का ये दावा है कि माओ ने मार्क्सवाद और लेनिनवाद को अपने नवीन विचारों के योगदान से समृद्ध किया। माओ शक्ति के दर्शन में विश्वास करते थे। वे सैनिक और राजनीतिक शक्ति में घनिष्ठ संबंध मानते थे। उनका कहना था कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है। बंदूक से कोई भी वस्तु उत्पन्न की जा सकती है। वह समूचे विश्व को 2 भागों में बांटते थे और तटस्थ राष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते थे। माओ ने विदेश नीति के लचीलेपन पर बड़ा बल दिया। माओ के शब्दों में शत्रु आगे बढ़ता है, हम पीछे हटते हैं। शत्रु खाई खोदता है, हम उसे परेशान करते हैं। वह थकता है, हम उस पर हमला करते हैं। वह पीछे हटता है, हम उसका पीछा करते हैं। माओ ने यह भी लिखा है कि किसी घटना या विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग इस प्रकार की बातें हैं: हमला करने के लिए रक्षा करना, आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना, सामने की स्थिति लेने के लिए घेरा डालने की स्थिति ग्रहण करना, सीधा जाने के लिए टेढ़ा मेढ़ा चलना। यथार्थ में आधुनिक युग में चीनी विदेश नीति में आए चमत्कारिक मोड़ का राज देंग शियाओपिंग की प्रतिभा है। देंग चीन के शिखर नेता थे। उन्होंने चीन में क्रांतिकारी और मूलगामी परिवर्तन किए।
जहां माओ ने अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद से हटकर समानांतर साम्यवादी विचार और साम्यवादी शासन के प्रतिमान स्थापित किए, वहीं देंग ने भी साम्यवादी शासन व्यवस्था में उदारवादी अर्थव्यवस्था एवं सामूहिक नेतृत्व के मौलिक एवं सफल प्रयोग किए। देश के नेतृत्व में उदारवादी अर्थव्यवस्था के भूमंडलीय खोल में चीन ने प्रवेश किया, लेकिन साम्यवादी दलीय शासन की व्यवस्था का लोकतांत्रिक उदारवादी खोल से संपर्क नहीं रखा, जिससे आज का चीन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान और जर्मनी जैसे देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। अब हम विदेश नीति के साधन समझते हैं। अपनी विदेश नीति के उपयुक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चीन अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। जैसे इसमें प्रमुख है सैनिक शक्ति का दबाव, राजनीतिक कार्य, कूटनीति, प्रचारात्मक, मनोवैज्ञानिक, युद्ध, आर्थिक प्रतियोगिता और मूल्योच्छेद। इनमें से सभी साधनों का प्रयोग एक साथ संभव नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार इन साधनों का उपयोग किया जाता है। इन साधनों के प्रयोग के समय चीन को अपने देश की आंतरिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस दृष्टि में रखते हुए वे अपने प्रादेशिक दावों, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा एशिया में चीनी और साम्यवादी प्रभाव की वृद्धि का प्रयास करता है। चीन की विदेश नीति के साधनों में सैनिक शक्ति और मूल्यच्छेद संवर्धन महत्वपूर्ण है। एशिया में चीन का प्रभाव बढ़ने का एक बड़ा कारण प्रबल सैनिक शक्ति है। चीन इस समय अपने 4 मौलिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैनिक शक्ति का विकास बड़ी तीव्र गति से कर रहा है। पहला उद्देश्य चीन को साम्यवादी आर्थिक पद्धति के समान महान राजनीतिक एवं भयावह एवं प्रचंड सैनिक शक्ति बनाना है। दूसरा उद्देश्य अपनी इस प्रचंड शक्ति के द्वारा एशिया महाद्वीप में प्रमुख शक्ति बनना है और यहाँ अपना सर्वोपरि प्रभुत्व स्थापित करना है। तीसरा उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करना है। चौथा उद्देश्य चीनी नेताओं का यह दावा है कि वे समूचे विश्व में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध होने वाले क्रांतियों के प्रबल पोषक हैं तथा क्रांतिकारी युद्ध में प्रत्येक देश की जनता को सहायता देने के लिए सदैव प्रस्तुत है। चीनी सैनिक शक्ति का मेरुदंड जनमुक्ति फौज है, PLA, जिसकी संख्या 27 लाख है। इस समय चीनी अणुबमों, आणविक आयुधों और प्रक्षेपास्त्रों के विकास में अपनी समूची शक्ति लगा रहा है। सैनिक शक्ति के अतिरिक्त चीनियों का अपने उद्देश्यों की प्राप्ति का दूसरा साधन मूल्योच्छेद है, जिसका अर्थ है गुप्त रूप से ही अंदर अंदर विरोधी से किसी देश की शक्ति को, जड़ों को खोखला करना। ये सैनिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का होता है। सहानुभूति रखने वाले संगठनों का निर्माण, सांस्कृतिक शिष्टमंडल, कम्युनिस्ट पार्टियां, असंतुष्ट नेता और आर्थिक सहायता। इन साधनों का प्रयोग ऐसी कुशलता से किया जाता है कि विदेशों में साम्यवाद का विरोध करने वाले सरकारों की जड़ें भीतर भीतर खोखली कर दी जाती हैं और फिर वहाँ चीनी समर्थक सरकारें स्थापित की जाती हैं। वर्तमान में वन बेल्ट वन रोड परियोजना के माध्यम से चीन आर्थिक मोर्चे पर अपने पड़ोसी और दुनिया के जो गरीब देश हैं उनमें उनका आर्थिक शोषण करता है, उन्हें पैसा मुहैया कराता है और फिर उनकी ब्याज दरें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो देश वो चुका नहीं पाते हैं तो उनके इलाकों पे कब्जा कर लेता है, जैसे श्रीलंका का हम्बनतोता बंदरगाह और पाकिस्तान का ग्वादर। अब हम दूसरा पार्ट जो पढ़ेंगे उसमें चीन की विदेश नीतियों की विशेषताएं पढ़ेंगे।